हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सिमी में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे नए वीडियो की, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है शरीर में गति, जिसके माध्यम से हम शरीर में होने वाले विभिन्न गतियों का अध्ययन करेंगे। ये गतियाँ किस वजह से होती हैं उनके भी जानेंगे। तो बात करते हैं हमारे चैप्टर की, स्टार्ट करते हैं। देखो, वो जो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित थे, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कैसे करते हैं। यहाँ जंतु अर्थात मानव शरीर या फिर अन्य पशु पक्षियों की बात हो रही है, जो कि गतिवान होते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गमन करते हैं, जैसे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है, क्या कारण है, चलिए हम लोग जानते हैं। मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यानपूर्वक आइए ध्यान देते हैं और अपने शरीर में कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों की। ये देखिए एक चित्र में कि अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते नहीं, क्योंकि ये बंधा हुआ है ना, इसके कारण हमारी कोहनी मुड़ नहीं पाएगी। ये विभिन्न गतियों के बारे में चर्चा की गई है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, अर्थात कोहनी हो गई, कंधा हो गया, गर्दन हो गई। क्या आप ऐसी कुछ अन्य संधियों को बता सकते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। बिल्कुल, संधि कहा जाता है ना। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान और कंधे, हाथ पैर उंगलियों को दबाइए। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है तब हम अपनी कोहनियों को कैसे मोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंदुक खल्ली का संधि। ये देखिए, इसमें एक क्रियाकलाप के माध्यम से कंदुक खल्लिका संधि बनाई गई है। इसमें एक लाइन दी हुई है कि आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका सिरा है। कटोरी कंधे उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती हैं। क्या आप इन गतियों पर उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। देखिए, कंदुक खल्लिका संधि के बारे में दिया हुआ है। जांग के पास होती है, जांग की अस्थि से जुड़ी हुई होती है। अगली संधि की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि हमारे दुराग्र संधि है ना। ठीक है, दुराग्र संधि जो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है वह दुराग्र संधि कहलाती है। ठीक है, ये एक पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घूम सकती है, छल्ले की तरह बेलनाकार अस्थिक छल्ले में घूमती है। और ये जो कंदुक खल्लिका संधि थी, ये हाथ की को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। हिंज संधि। हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। यह हिंज संधि का उदाहरण देखिए। हिंज संधि द्वारा गति की दिशा ऐसे ऐसे बता रखा है इसमें। ठीक है, हिंज संधि घुटने की हिंज संधि होती है, घुटने के यहाँ होती है। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि जांग के यहाँ स्थित होती है। दुराग्र संधि आपके सिर और गर्दन के यहाँ स्थित होती है। घुटने के यहाँ जो संधि होती है उसे हिंज संधि कहते हैं। ठीक है, एक हिंज संधि, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। ये देखिए, आप ट्राई भी कर सकते हैं, मैं भी कर रही हूँ अपने साथ साथ। क्या आप ऐसी संधि के कुछ उदाहरण सोच सकते। अचल संधि। देखिए, अगली संधि का नाम है हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की। जो अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जी, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने जबड़ों को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है।
अभी बिल्कुल मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए कि अचल संधि कहाँ पर हो रही है। हमने केवल कुछ संधि की चर्चा की, हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है संधियाँ। ठीक है, अब अगले क्रियाकलाप में बात करते हैं मानव कंकाल की। ये हमने लाइब्रेरी नहीं, लैब में कई बार देखा होगा। बायो लैब में कई बार इस पे एक्सपेरिमेंट करके बताए जाते हैं, हम लोगों ने भी किए हैं 11th-12th में बायो में जिसका भी सब्जेक्ट रहा था। टखने और घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र, तुलना कर प्रत्येक भाग को अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्रियाकलाप दिया गया है एक्सरे के द्वारा। हाथ की अस्थियों को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हमारे हाथ की अस्थियाँ होती है। ये पसली पंजर विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वे वक्ष की इस अस्थियों मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाते हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर कहते हैं। ठीक है, मेरुदंड की चर्चा करते हैं। मेरुदंड यानी कि जो हमारे पीठ के नीचे की ओर होता है, यह मेरुदंड कहलाता है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड के 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की अस्थियों से जुड़ा होता है। ठीक है, हम लोग कंधे की अस्थियों की बात करते हैं। कंधे में भी अस्थियाँ होती हैं। यह संरचना श्रोणि अस्थियाँ हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना होती हैं, देखिए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है 8.13 में 8.13 में दर्शाया गया है कि श्रोणीय अस्थियाँ होती हैं कुछ, ये बॉक्स के समान होती हैं तथा आमाशय के नीचे पाई जाती हैं। विभिन्न अंगों की रक्षा करती है और कुल्ले का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं, ये श्रोणीय अस्थियाँ कहलाती हैं। ये मानव की खोपड़ी है जो कंकाल के ऊपरी हिस्सा होती है। हमारे शरीर में अति महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, जिसके अंदर ये होता है, ये काफ़ी कठोर होता है। बहुत सी अस्थियाँ और सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिएगा, आप कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आप उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उस कर्णपाली देखिए, यहाँ जो नीचे का हिस्सा है उसको कर्णपाली के रूप में बताया गया है और ये कान के ऊपरी भाग को उपास्थि होती हैं। कर्णपाली, इसके ऊपर के नीचे में कोई अंतर महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल जी, महसूस हुआ। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं होता है जी जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं, ये उपास्थि है। जो अस्थि जितना कठोर नहीं होता है लेकिन अस्थि के समान ही होता है, उपास्थि कहलाता है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। ठीक है, हमने मानव कंकाल के बारे में कर ली, अस्थियों के बारे में चर्चा कर ली, विभिन्न प्रकार के पसली पंजर कंकाल के बारे में चर्चा कर ली, मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा की। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को छूकर देखिए, ये सब क्रियाकलाप दिया गया है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में पाई जाती है। ये संकुचित पेशियां और ये शिथिल अवस्था, इनके बारे में इनकी अस्थियों की अवस्थाएं दी गई हैं। अब जंतुओं की चाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केचुआ किस अवस्था में? केचुआ रेंग कर चलता है। शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए उनके छल्लों के समान प्रतीत होता है। केचुए के शरीर की अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात जो शरीर संकुचित करता है पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक बढ़ता है और केचुआ इस क्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा यह क्रिया मिट्टी को उपजाऊ बनाती है जो कि फायदेमंद। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के अकॉर्डिंग ये यहाँ आया है इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे। ठीक है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये खाद निर्माण में काफ़ी योगदान देता है। घोंगा के बारे में चर्चा करते हैं। गोल संरचना देखी होगी घोंगा, ये देखिए यहाँ पे घेंगा, हम घेंगा नहीं घोंगा कहा जाता है, हम लोग घेंगा कहते कभी कभी इसे। ठीक है, ये इससे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल होता है। ये जो गोल गोल ऊपर दिया हुआ है ना, ये इसके बाह्य कंकाल होता है। यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है। यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंगे के साथ
खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर उसके परीक्षण कीजिए और यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिरे के ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से चलने का ढंग का परीक्षण कीजिए। घोंगा कैसे चलता है उसका परीक्षण करने के लिए बच्चों को दिया हुआ है। तिलचट्टा है, ये देखिए, हाँ ये तिलचट्टा है। इसकी भी गति के बारे में दर्शाया गया है कि इसमें क्या क्या होते हैं। फिर पक्षियों के अस्थियों पंजरों के बारे में चर्चा की गई है। पक्षियों का शरीर भी मानव की तरह ही होता है, इसमें भी कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे कि वक्ष, अस्थियाँ, ठीक है, पैरों में अस्थियाँ जैसे जैसे मजबूत, हाथों में अस्थियाँ, पक्षी का कंकाल, ठीक है। कागज की नाव बनाकर क्रियाकलाप में नाव से खेलना दर्शाया गया है। ये धारा रेखी के बारे में दर्शाता है। एक अब नाव के सिरों को पकड़कर धक्का दीजिए और चौड़ी ओर से जल में जाइए। क्या आप नाव में सरलता चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये जो मछली का शरीर है इसकी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी एक बार सीटेट में पूछा गया था कि मछली की आकृति कैसी होती है, धारा रेखी, ठीक है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में आ जाती है, ठीक है। शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से इसके पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती है। इस प्रकार क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ये हो गई मछली की गति, ठीक है। अब हम ये मछली के शरीर की और भी पख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन न रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में हमने बहुत बार देखा होगा गोताखोरों को जल में प्रवेश करते टाइम पैरों में एक प्रकार के फ्लिपर्स पहनते हैं जो उनकी जल में तैरने में सहायता करते हैं। यहाँ उसी बारे में चर्चा की गई है। सर्प कैसे चलते हैं, ठीक है। सर्प के बारे में बात करते हैं कि वह कैसा चलता है, किस प्रकार आगे बढ़ता है, क्या वह सीधा चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण और असंख्य होती हैं और वे परस्पर जुड़ी होती, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियाँ, मेरुदंड, पसली और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती रहती है। देखिए यहाँ पे सांप के बारे में चर्चा की गई है। ये सांप का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इससे वलय की ओर आगे धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलयों से बना होता है और प्रत्येक वलय को आगे की ओर धकेलता है। इस प्रकार से सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है और सरल रेखा में नहीं चलता है। ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं की गति और स्थितियों के बारे में अध्ययन किया हमने। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विषय कौन सी बुक है कि याद रखने की बात है कि अरस्तु की बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिनमें उन्होंने खुद से चर्चा की है और विभिन्न प्रश्न की गए मतलब मनुष्यों जंतुओं में ऐसे भाग क्यों होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब हमारे बेहतर जीवन के लिए योग। अब हम सब ने योग दिवस के बारे में सुना ही होगा। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। आइए हम लोग योग के बारे में चर्चा करते हैं और इस पैराग्राफ को पूरा पढ़कर समझते हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी होती है जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां या अस्थियों से जुड़े रोग। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है जो अधिकतर बुजुर्गों लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योगासन ऐसे होते हैं जिससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रमुख शब्द जो इसके अंदर आए हैं हम उनको भी देख लेते हैं। मेरुदंड हमने चर्चा की। कंदुकखलिका संधि जो कि सिर और पैर के यहाँ जो कि जांघ के यहाँ होती है। शुक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि। जंतुओं की चाल, हिंज पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियाँ जो कि हम जहाँ से बैठते हैं वहाँ पे पाई जाती है। धुराग्र संधि जो गर्दन और सिर के यहाँ पाई जाती है। पसली पंजर, कंधे की अस्थियाँ, कंकाल और धारा रेखी। धारा रेखी प्रवाह किसका होता है? मछली का। वो धारा रेखी प्रवाह में ही गति करती है।
ठीक है, अब सारांश पे पढ़ लेते हैं जिससे हमारा जो विस्तृत चर्चा की है उसका सारांश मिल जाए हमें। अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला तथा हाथ तथा पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियों अनेक प्रकार की होती हैं। यह एक संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। पंखों की फड़फड़ाहट कर उड़ते हैं। मछली के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं सर्प की। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ कभी भी सर्प सरल रेखा में गति नहीं करता है, वह हमेशा वलयाकार गति करता है। और मछली धारा रेखीय गति करती है। आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर की और आगे की ओर धक्का देती हैं। ठीक है, तिल छट्टे का शरीर एवं पेट कठोर आवरण से ढका होता है जो वायु कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पेड़ों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शुष्क केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंघा पेशीय पात की सहायता से चलता है। ये अभ्यास कार्य कुछ दिए हैं जो शिक्षक द्वारा बच्चों से करवाए जाते हैं, इनकी सहायता की जाती है। ठीक है, ये कुछ क्रियाकलाप। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। हमने हमारे लिए जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ थी वो हमने जिस डिटेल में जानी, लेकिन जो हमारे लिए आवश्यक नहीं थी इस चैप्टर से उसको हमने सही छोड़ा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और आपने इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट होता है हमारा 8 चैप्टर जो कि था शरीर में गति। इससे जुड़े 7 चैप्टर्स जो कि देवी जीवन में काफ़ी उपयोगी है वो हमने कर लिए हैं। ये है 8 चैप्टर। इसके बाद जो आने वाला वो होगा 9 चैप्टर, जिसकी वीडियो के साथ हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और बाय।